श्रीवास्तव जी, अपराध की दुनिया का मास्टर और विशेषज्ञ ट्रंप आज की तारीख में महाराष्ट्रपति चुन लिया गया है। और भारत के भी शायद पहला ऐसा हमारा शीर्ष नेतृत्व है जिसका सर्च लुक वारंट भी इशू हो गया है, और कहा जा रहा है कि अमेरिका का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, कनाडा है। तो ऐसी हालत में आप खास करके भारत के संदर्भ में, मैं अभी तो सरकार जी और पाशा जी ने बहुत ही सकारात्मक रूप से इसका विश्लेषण किया है, देखने की कोशिश किया है कि भारत से बेहतर संबंध हो सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, ट्रंप साहब के इन नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को? देखिए, मेरे पूर्व वक्ता तो बहुत विद्वान थे और बहुत विस्तार से उन्होंने बातें रखी। हम लोग तो उतना बारीकी से बात नहीं कर सकते, मगर मैं जहां तक मोटा मोटी बात समझता हूँ, देखिए कल जब ट्रंप साहब जीते तो अडानी ने एक बड़ा, बहुत ही तारीफों से भरा और उनको जैसे बिल्कुल कोई देवदूत है, चमत्कारिक शक्ति है, क्या क्या है करके उनकी जीत पे उनको बधाई दी। अब भारत के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए तो सभी को मालूम है कि लाइन में कट जाता है वो। भारत का भी जहां तक सवाल है, नरेंद्र मोदी जी की तो उनसे पुरानी मित्रता रही है, और मित्रता इसीलिए रही है क्योंकि दोनों, नरेंद्र मोदी का चरित्र लगभग एक जैसा है। ठीक वही बातें, वही तरह के भाषा, उसी तरह की विपक्ष के ऊपर हमला, उसी तरह की धमकी की भाषा जो नरेंद्र मोदी भारत में करते हैं, वो ट्रंप ने वहां पे की। नस्लवादी टिप्पणियां भी की, इमिग्रेशन के बारे में भी तमाम बातें की, विपक्षियों को जेल में डाल देने की धमकी भी दी। तो इसलिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो बेचारे पिछली बार प्रचार किए थे तो ट्रंप हार गया, इसलिए इस बार वो कुछ बोले नहीं। अब वो जीत गए हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, पहली बात तो मेरे को ये बड़ा आश्चर्य होता है कि अमेरिका में इमिग्रेशन को इतना बड़ा मुद्दा जो बनाया जाता है, ये सबके सब जो है वहां पे शरणार्थी और प्रवासी हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हों, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी के। अरे भाई, ये कुछ लोग आज आ रहे हैं, 10 साल पहले आ रहे हैं, 5 साल पहले आए हैं, या आज आ रहे हैं। आप 100 साल पहले आए, 150 साल पहले आए, पर क्या वो आपकी धरती है? क्या वो आप उसको ये क्लेम कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं कि एक गोदा बर्मन का केस है, अगर कभी आप उसको पढ़ें, पर्यावरण के ऊपर उन्होंने हाई सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था, तब जस्टिस वेंकट रमैया ने उसको डिसाइड किया था। उसमें एक रेड इंडियन व्यक्ति की व्यथा इतनी मार्मिक उसने वो लिखी थी कि उसको पढ़ के मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति की आंख में आंसू आ जाएंगे। उसने लिखा कि हमने आपको स्वागत किया, खुली बाहों से स्वागत किया, आपके लिए सब यहाँ व्यवस्था की, आपको अपनी जमीन दी, जंगल दिया, पहाड़ दिया, नदी दी, सब कुछ किया, और आपने बदले में क्या दिया? हमको गुलाम बनाया और हमको मार डाला और हमारे सब अधिकार छीन लिए। तो आज ये बात कहने का इन लोगों को नैतिक अधिकार, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो, इनको ये कहने का नैतिक अधिकार क्या है कि ये इमिग्रेशन के कारण देश में बड़ी समस्या है? ये तो सब खुद ही दूसरे वहां के मूल निवासियों को मार के और उनको कब्जा करके आए हैं, गुलाम बना के आए हैं। तो इसलिए ये बड़ा ही एक अजीब पाखंड है अमेरिका में कि इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात देखिए, जहां तक भविष्य का सवाल है, तो ये तो मैं इसको देखता हूं कि दुनिया में जिस प्रकार से दक्षिणपंथ, हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी कोई वामपंथी पार्टी नहीं है, भले ही ट्रंप ने खूब आरोप लगाए कि ये मार्क्सवादी हैं, ये लेफ्टिस्ट हैं, तो तमाम बातें हैं, लेकिन कोई डेमोक्रेटिक पार्टी या कमला हैरिस ना मार्क्सवादी है ना लेफ्टिस्ट हैं, और इनकी बुनियादी नीतियां तो कोई दुनिया में कोई फर्क इनके है नहीं, सिर्फ उनको किस तरह से हाउ टू एग्जीक्यूट, सिर्फ कार्यान्वित किस तरह से किया जाना है उस पे है। मसलन अब जैसे इजराइल का और इसका सवाल जो है, कमला हैरिस के खिलाफ और बाइडेन प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा आरोप, जो मुस्लिम कम्युनिटी नाराज थी उसका एक बड़ा आरोप, एक मुद्दा और ये था कि इजराइल को इन्होंने आंख मूंद के समर्थन किया। इजराइल जो इतना गजा में जो इतनी तबाही मचाए हुए है, वो बिना अमेरिका के समर्थन के संभव नहीं। ये लिप सर्विस भले ही कमला हैरिस कुछ भी करें या वो करें,
लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल अगर आज इतना बढ़ चढ़ के बात कर रहा है या इतना कर रहा है, आक्रामक है, तो वो इनके कारण है जिसकी सजा मैं समझता हूँ कमला हैरिस को भुगतना पड़ी। जहां तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सवाल है, तो मेरे को लगता है, देखिए अमेरिका में चुनाव में सबसे बड़ा प्रचार जो किया वो एलन मस्क ने किया, और आपको देखिए, आपने कल अगर सुना हो, उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए वहां पे खर्च किए एलन मस्क ने ट्रंप के चुनाव में, और एक दिन में उनके जो टेस्ला कंपनी के शेयर में 14% की बढ़ोतरी हो गई, और 2,30,000 डॉलर उन्होंने जो है अतिरिक्त उनके शेयर जो है 2,30,000 करोड़ डॉलर उनकी कीमत, 14% उसके नेटवर्थ में वृद्धि हो गई। तो मोदी जी का जो प्रयास होगा भारत के साथ संबंधों में, उसमें आम जनता को कोई भला होने वाला नहीं है, और छोटे व्यापारियों को, जो छोटे व्यवसायी हैं, उनको भी कोई भला होने वाला नहीं। ये का ये रहेगा कि अडानी के व्यापार को या अडानी के हितों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है अमेरिका में। तो ये कुल मिला के जो कारपोरेट जो है, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे भारत के हो, जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, उनका एक नेटवर्क का और दायरा बढ़ेगा, उनका जनता के ऊपर और ज्यादा वो शोषण और उनके ऊपर और ज्यादा दबाव, आर्थिक दबाव बढ़ेगा। अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बोला, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत 5वीं विश्व अर्थव्यवस्था, चंद्रचूड़ जी ने भी ये टिप्पणी की परसों, जिसकी काफी आलोचना हुई कि भारत जो है वो अब एक वैश्विक आर्थिक ताकत है। भाई, वैश्विक आर्थिक ताकत किसके लिए? सवाल इस बात का है, क्या आम जनता के लिए है, क्या मध्यम वर्ग के लिए है, क्या वर्किंग क्लास के लिए है? इनकी तो स्थिति बिगड़ रही है। आप भले पहले नंबर की ताकत बन जाए, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो हो रहा है, वो उससे कोई आम जनता तो 80 करोड़ जो है 5-5 किलो की लाइन में लगे हुए हैं, और अमेरिका जा रहे हैं वहां सीमा पे। आज तो इतना तेज है भारत से विस्थापन, कितने लोग, लाखों लोग भारत छोड़ के बाहर बसने जा रहे हैं। अगर इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था होती तो क्यों जा रहे हैं? क्यों मरने के लिए वो डंकी रूट में और मैक्सिको के उसमें सीमा पे, और जिसको ट्रंप अब कह रहा है कि हम वापस भेजेंगे। और आज जो मैंने पढ़ा है कि जो लोग पहले से रह रहे हैं, उनको भी कोई जरूरी नहीं, गारंटी नहीं है कि वो वहां पे रहने की उनको कोई अधिकार, उनको भी वापस भेजा जा सकता है। जो अमेरिका में रह रहे हैं पहले से, उनको भी वापस भेजा सकता है। तो मैं समझता हूं कि, और भारत सरकार कोई इसका विरोध कर पाएगी ऐसा मेरे को लगता नहीं, क्योंकि मोदी जी की या भारत सरकार की प्राथमिकता और इंटरेस्ट ये है कि भारत के कारपोरेट इंटरेस्ट को अमेरिका में कैसे प्रोटेक्ट रखना, कैसे उसको बढ़ाना, वहां से लोगों को डिपोर्ट किया जाए या लोगों को घुसने से रोका जाए या छोटे व्यवसायियों के ऊपर टैरिफ बढ़ाया जाए। ये मैं नहीं समझता कि मोदी जी के लिए कोई बड़ा इश्यू है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाला समय, और अमेरिका के अंदर भी मुझको लगता है कि कुछ ज्यादा इस बार राजनीतिक उथल पुथल होगी, सत्ता का वो भले ही हस्तांतरण हो जाए, लेकिन जिस तरह का फांसीवादी मनोवृत्ति है ट्रंप की, जो पिछली बार चुनाव में उन्होंने जो दर्शाया और धमकी दी है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका जो कंपैरेटिवली इंटरनली पीसफुल वो माना जाता है, वो शायद इस बार काफी थोड़ा सा उथल पुथल वाला रहेगा। और एक बात और, ये बात जरूर स्पष्ट हुई कि अमेरिका की जनता जो है किसी महिला को प्रधानमंत्री मुख्य पद पे चुनने के लिए आज भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। दो बार महिलाएं खड़ी हुई और दोनों बार ट्रंप ने उनको हराया। ट्रंप जैसा व्यक्ति अगर एक महिला को हरा रहा है, तो इससे ये भी पता चलता है कि वहां पे गन कल्चर और गुंडागर्दी की जो एक भारत में भी जो बन गया भक्तों का और जो हिंदुत्ववादी लोगों का एक जो बड़ा ग्रुप बन गया है, उसी तरह का वहां भी रिपब्लिकन पार्टी जो है वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने उसी तरह के भक्तों को वहां भी तैयार कर लिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो सच है कि भारत जब चीन इसके तमाम भूभाग पर कब्जा करता चला जा रहा है और हमारा प्रधानमंत्री सदन में खड़ा होकर के झूठ बोल देता है, तो ऐसी हालत में अमेरिका के साथ, और अमेरिका का ट्रंप तो इनका भी उस्ताद है, ये तो उसको अपना परम मित्र मानते हैं। खैर, अब पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर गिरीश जी,
ये दोनों के दोनों अपने क्षेत्र के चैंपियन हैं। देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इनके जो कारपोरेट मित्र हैं उन्हीं की दृष्टि से ये भी यहाँ काम कर रहे हैं और वो भी वहाँ काम करेंगे। एक चीज और है कि ये एक लंबे अरसे के बाद सीधे सीधे इस राष्ट्रपति का सीनेट में बहुमत है। अभी वो दूसरे सदन में तो अभी वो स्थिति नहीं है। और ये चीन के साथ जिस तरीके से ये जा करके इन्होंने घोषणा किया है मोदी जी ने कि उसके साथ हमारा समझौता हुआ, और क्या समझौता हुआ आज की तारीख तक भारत अपने देश को बताने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी, बार बार पूछे जाने के बावजूद नहीं बता रहे। ऐसी हालत में चीन से जो इनके संबंध डेवलप हो रहे थे, विकसित हो रहे थे, उसका क्या असर पड़ेगा अमेरिका पर, और अमेरिका से अब इनके क्या स्थिति हो रहेगी। कारपोरेट इनके कारपोरेट लोग तो वहां के कारपोरेट से गठजोड़ कर लेंगे, तो क्या कारपोरेट का हित साधन होगा या उसमें देश का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, देश को भी उससे कुछ लाभ मिलने वाला है, या ये देश को उससे क्या मिलने वाला है? डॉक्टर गिरीश जी, 5 मिनट शेष है और आपने बहुत लंबा चौड़ा स्पैन मेरे सामने प्रस्तुत किया है, तो वो संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर के इस चुनाव की और इस चुनाव से जो ग्लोबल लेवल पर असर पड़ने वाला है उसकी समीक्षा की है। उन्हें बधाई। और अगर कोई मंत्रालय बात कर रहा होगा आपके इस चैनल को, तो जरूर आपको ब्रांड करेगा अर्बन नक्सल्स का डिस्कशन है ये। मैं ये कहना चाहता हूं कि मोटी मोटी 2-3 बातें। 2014 में जिस स्टाइल में मोदी जी ने भारत में चुनाव लड़ा, इस बार ट्रंप ने ठीक उसी स्टाइल में चुनाव लड़ा। और वाइब्रेंट अमेरिका का जो उन्होंने सपना दिखा दिया है, वो उनके लिए आंतरिक क्षेत्र में भी समस्याएं पैदा करेगा और बाहर की दुनिया में भी उनके लिए काफी समस्याएं पैदा करेगा। क्योंकि वो जो सपने उन्होंने जगा दिए हैं, रोजगार देने के, महंगाई कम करने के, अमेरिका को बहुत विश्व गुरु बना देने के, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, वो जो है वो तो तब हो सकते हैं कि वहां के मोनोपोली हाउजेज पर रोक लगाई जाए, उनको कर्व किया जाए, उनको सीज किया जाए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि $10 मिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता देने वाले एलन मस्क पर कोई रोक लगेगी? वहां नहीं लगेगी। और जो दूसरे पूंजीपति जो अमेरिकी चुनाव में आकर के उतरते हैं दोनों तरफ से, उन पर कोई आज तक लगाम लगी है तो लगेगी। तो कैसे रोजगार का सवाल, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सवाल हल होगा, ये मैं नहीं समझता। और कुछ दिनों में ट्रंप साहब एक्सपोज हो जाएंगे, शपथ ग्रहण तक ही बहुत कुछ हो जाना है। एक बात तो ये कहूंगा। दूसरा, उन्होंने जो युद्ध के बारे में बातें कही हैं, इतना आसान है क्या? इस यूक्रेन और रूस के युद्ध ने और इजराइल और ईरानी प्रॉक्सीज के युद्ध ने और जो गाजा की शक्तियों के युद्ध ने जो यौद्धिक सामग्री बनाने वाली इंडस्ट्री है उसको कितना हद तक उछाल दिया है। और उन्होंने चुनाव में पैसा लगाया है। वो इतनी कमजोर नहीं है, वो एलन मस्क से कमजोर नहीं है, वो भी बड़ी पावरफुल है। तो एकदम युद्ध रुकवाने की जो बात की जा रही है वो बिल्कुल मस्खरापन है। रूस के अपने हित हैं। क्या ट्रंप साहब ये घोषणा कर सकते हैं कि नाटो में यूक्रेन को नहीं लिया जाएगा? ये आउटराइटली वो घोषणा नहीं कर सकेंगे तो रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकेगा। और इसी तरह फिलिस्तीन के निर्माण की बात अगर वो नहीं करेंगे तो भले ही आप ईरान को तबाह कर दें, लेकिन वो युद्ध तो नहीं रुकेगा। तो ये युद्ध के बारे में भी जो वो सपना जगाया है, मुझे नहीं लगता वो पूरा होने वाला है। अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली बात तो यह कि जिस दिन वो जीते, हमारे पैसे की कीमत, हमारे रुपए की कीमत 23 पैसे गिर गई। यानी हमारे देश की जो वेल्थ है वो 1/5 हिस्सा कम हो गई और विश्व गुरु जी देखते रह गए। तो ये हालत होने वाली है। दूसरे हमारे साथियों ने अन्य रूप में कहा, जो भारत में अमेरिका का आयात होता है उस पर बहुत ड्यूटी है। जो झगड़ा
ट्रंप के उसी जमाने से चल रहा है। अब ट्रंप ज्यादा पावरफुल होकर के उभरे हैं अमेरिका में, तो वो हर चीज पर दबाव बनाएंगे और भारत पर भी दबाव बनाएंगे। और क्योंकि भारत ने अपने अपने किन्हीं राजनीतिक कारणों से चीन को टारगेट पहले रखा है, इसलिए भारत अमेरिका के दबाव में आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। तो ये भारत की स्थिति होने वाली है। और भारत में जो जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात की जा रही थी, वो कैसे पूरी होगी जब हमारे लोग वहां जाके काम कर रहे हैं? वो या तो भगाए जाएंगे या उनके काम को आधा कर दिया जाएगा। ये सारी बातें होंगी। पूंजीवाद जब आता है भर भरा के, तो वो आता है और वो जनता के हक अधिकारों को कर्व करता है। पाशा जी ने कहा 18 घंटे तक काम कराया जाता है, हमारे घंटे भी 12-14 घंटे काम कराया जाता है। लेकिन भारत में एक अंतिम बात ये कह रहा हूं, भारत में एक ऐसा वर्ग है जो कहीं भी जीत में आशा देखने लगता है। जब ब्रिटेन में अभी चुनाव हुआ था, लेबर पार्टी जीती, तो लोग सोचने लगे समाजवाद आ गया। श्रीलंका में एक एक वामपंथी किस्म का आउटफिट आया, तो लोग समझने लगे दुनिया फिर से कम्युनिज्म की ओर बढ़ने लगी। इसी तरह ट्रंप के बारे में लोग सोच रहे हैं। मैं समझ रहा हूं ट्रंप ने जो वायदे जगाए हैं, जो वायदे किए हैं, उनसे वो अमेरिका में भी फंसेंगे। और जब उनका इम्प्लीमेंटेशन वो बाहरी दुनिया में लेकर के आएंगे, तो वहां भी बहुत गहरे टकराव पैदा होंगे। मेरे समझ से मेरा इतना ही कहना है, और आपका टाइम भी पूरा हो चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गिरीश जी, आप तो जो राजनीतिक चित्र खींचा है, वो तो अपने आप में काफी भयावह है। अब हम एक बार फाइनल